करो। आज हम लोग पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था आय प्रभाव। ठीक है बेटा, ज़रा चुप रहिए। चुप रहोगे तो सुन पाओगे, और सुन पाओगे तो समझ भी पाओगे। ठीक है, तो पिछले टर्म पे हमने आय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कीमत प्रभाव क्या होता है, और स्थानापन्न प्रभाव क्या होता है। कीमत प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव और उनका तटस्थता वक्र विश्लेषण। यानी कि प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, and its indifference curve analysis। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि मुझे आज ये आपको बता देना है। ठीक है, तो टॉपिक समझ गए आप लोग। कीमत प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव और उनका तटस्थता वक्र विश्लेषण किस तरीके से उसमें जगह है, किस तरीके से किया जाता है, वो इसको जो है हम आज स्टडी करेंगे। पिछले टर्म पे मैंने ये बताया था अगर दो वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y, वस्तु X और वस्तु Y, तो ये उपभोक्ता की बजट रेखा है और अनेक उपलब्ध तटस्थता वक्र अपने जो मानचित्र पे उस उपभोक्ता को उपलब्ध हैं, वो अनेक उपलब्ध तटस्थता वक्रों में से एक तटस्थता वक्र का चयन करता है जिस पे वो सबसे ज़्यादा उपयोगिता को प्राप्त कर सके और वो तटस्थता वक्र उसकी बजट रेखा को छू करके गुजर रहा हो। हाँ, ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा और उस पॉइंट पे टच करेगा जहां पे ये जो बजट रेखा है ए बी, ठीक है, इस बजट रेखा ए बी के द्वारा जो प्राइस रेशियो दिखाया जा रहा है, जिस बिंदु पे इस तटस्थता वक्र की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरती गिरती उसी प्राइस रेशियो के बराबर हो जाएगी जिस प्राइस रेशियो को जो है वो इस
लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो उस बिंदु पे वो टच करेगा क्योंकि वहाँ दोनों के ढाल एक बराबर होंगे, और उसी बिंदु पे उसका संतुलन उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशंस दोनों पूरी होंगी और उसको वहाँ पे संतुलन मिलेगा। ये मैं पिछले से पिछले टर्म पे ही बता दिया था जब उपभोक्ता के संतुलन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी आपको। अब कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि आय प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए इसका बजट जो है वो गिर जाए, ठीक, अभी 1000 रुपये हैं, वो 1000 रुपये से ख़रीदारी कर रहा है, मान लो 800 रुपये रह जाएं उसके पास, तो क्या होगा, ये बजट लाइन नीचे की ओर आएगी। अब जब बजट लाइन नीचे की ओर आएगी तो वो वस्तुओं की उतनी मात्राएं खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, वो वस्तुओं की उतनी मात्राएं खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसका बजट कम हो गया। तो ये बजट रेखा जो है वो नीचे की ओर खिसक जाएगी, A डैश B डैश, और उसका संतुलन जो है वो एक नए बिंदु पे होगा, जिसको मैंने कहा जैसे कि मान लो ये एक बिंदु है Q1। ठीक है, तो ये जो चलन है, यानी Q1 से लेके Q से लेके Q1 तक का चलन, ये आय प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, आय प्रभाव क्या है, ये जो यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया है, ये आय प्रभाव के वशीभूत होकर के उसका संतुलन बदल गया है। पहले वो वस्तुओं की कितनी मात्राएं खरीद रहा था, जैसे मान लो OX1 और OY1 मात्रा खरीद रहा था, अब वो खरीदेगा कितनी, OY2 और OX2। ठीक है, जाहिर सी बात है वाई वस्तु नेसेसिटी है, इसकी मात्रा में कमी आई है, और ये लग्जरी गुड है, इसकी मात्रा में ज़्यादा कमी आई है। तो ये जो चलन होता है Q से लेके Q1 तक का, इसको हम आय प्रभाव कहते हैं। कल हमने यहाँ तक देखा था। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि कीमत प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y। ठीक, ये उसकी बजट रेखा है, AB जो है उसकी बजट रेखा है। क्या होता है, वस्तु X थोड़ी सस्ती हो जाती है, वस्तु X थोड़ी सी सस्ती हो जाती है, यानी पहले वो इतनी मात्रा खरीद पा रहा था, अब वो अपने दिए हुए बजट में इसकी मान लो इतनी मात्रा खरीद सकता है। ये मैंने बताया ही था, ये लाइन जो है इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अब नई बजट रेखा क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो पहले वो इस बिंदु के ऊपर था, अब वो मान लो इसका संतुलन इस बिंदु के ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या है, पहले वो Q पे संतुलन में था, अब वो किसके ऊपर संतुलन में है, Q1 पे। यानी अगर वो पहले इसकी कितनी मात्राएं खरीद रहा था, OX1 और OY1, Y की OY1 मात्रा खरीद रहा था और X की OX1 मात्रा खरीद रहा था, अब वो क्या खरीदेगा, X की X2 मात्रा खरीदेगा। ठीक है, और Y की Y2 मात्रा खरीदेगा। तो ये बदलाव क्यों हुआ, ये बदलाव क्यों आया, क्योंकि प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, X की कीमत
गिर गई है। ठीक है, क्या परिवर्तन आया है? एक्स की कीमत गिर गई है, और उस कीमत गिरने की वजह से पहले जो लाइन ए बी थी, अब वो जो है वो हो गई ए बी डैश मान लो। ठीक है, वो लाइन वो थोड़ी सी उधर की ओर शिफ्ट हो गई और हो गई ए बी डैश, और उसके खरीदारी पर प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि एक्स की कीमत गिरी थी तो उसने एक्स की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, यहां से यहां तक का ये जो चलन है, ये यानी Q से Q1 तक का, ये क्या कहलाएगा? कीमत प्रभाव। मान लीजिए थोड़ी कीमत और गिर जाए और ये पहुंच जाए यहां पे। ठीक है, ये Q2 हो जाए तो यहां से यहां तक का प्रभाव कीमत प्रभाव कहलाएगा। मान लीजिए और कीमत जो है इसकी चेंज हो जाए और ये हमारी लाइन खींच करके पहुंच जाए यहां पे। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहां पे आ गया, तो ये जो पूरा का पूरा वो होगा दैट, ये सब का सब क्या है? कीमत प्रभाव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक जो असर आया है, ये कीमत बदलने के कारण एक्स की और वाई की खरीदी जाने वाली मात्राएं बदल गई हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलोगे तो एक्स की मात्रा कितनी हो जाएगी? इतनी। ये OX3 हो जाएगी, ये OY3 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से और चेंज आया, ठीक, OX4 और OY4। तो ये कॉम्बिनेशन जो हैं वो बदलते जाएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है X1 Y1, ठीक, यहाँ पे है X2 Y2, यहाँ पे X3 Y3, यहाँ पे X4 Y4। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस में जो चेंजेस हैं, ये क्या हैं? ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, प्राइस बदल गया है, प्राइस बदलने के कारण बजट रेखाएं बदली हैं। बजट रेखाएं बदलने के कारण क्या हुआ? प्राइस बदलने के कारण बजट रेखाएं जब बदली तो PX बटे PY चेंज हो गया। अब चेंज होने की वजह से क्या है? इसका संतुलन नए तटस्थता वक्र पे होगा। वो नए तटस्थता वक्र आप देख रहे हैं ये। ठीक है, पहले मान लो IC1 था, ये IC2 है, ये IC3 है और ये IC4 है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनको क्या कहा जाएगा? कीमत प्रभाव। और इस लाइन को क्या कहा जाएगा? अगर इस लाइन को ऐसे थोड़ा बढ़ा लें, PCC। ठीक है, पिछली बार हमने क्या लाइन पढ़ी थी? ICC। इसे क्या कहेंगे? PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इस रेखा को कहा जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, यानी PCC, कीमत उपभोग रेखा। इसको कहा जाएगा कीमत उपभोग रेखा। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब देखो, फिर थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं जरा सा। चलो इनको मिटा दूं। अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं।
मांग का नियम बताइए, मांग का नियम क्या था? कोई बच्चा बताओ मांग का नियम। ए लड़की खड़ी हो जाओ जरा, बताओ मांग का नियम क्या है? खड़े होके बोलो। है? तुम बताओ बेटा, थोड़ा पढ़ने में ध्यान दिया करो, ठीक है? मांग का नियम बताओ बेटा जरा। कीमत घटने के बाद डिमांड बढ़ती है, ठीक है? यहां पे क्या हुआ? यहां पे वस्तु एक्स की कीमत गिरी, ठीक? और क्या चेंज आया? हम पहुंच गए क्यू से Q1 पर, यही तो। पहले हम Q थे, अब पहुंच गए Q1 पे। अब जरा यहां पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि x की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? x1 x2। कीमत किसकी गिरी थी? x की। तो ये y की मात्रा में वृद्धि क्यों हुई है? यहां y की मात्रा में तो वृद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है? तो कीमत प्रभाव जो है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कीमतों का प्रभाव सिर्फ उस वस्तु पे नहीं पड़ेगा जिसकी कीमत बदलेगी, उन वस्तुओं पे ही पड़ेगा जिनकी कीमत वही रहेगी, नहीं बदलेगी या बदल जाएगी, ठीक है, या स्थिर है, तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जब ये वस्तु सस्ती होती है, ठीक है, अब जैसे मान लो हमें 2 किलो नमक खरीदना है, 2 किलो नमक जो है वो 50 रुपए का आ रहा है, 100 रुपए हमारा बजट है, ठीक? हम क्या करते हैं? 50 रुपए की दूसरी चीज खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ? नमक हो गया सस्ता, नमक हो गया मान लो अभी 25 रुपए किलो है ये, ठीक है, मान लो 10 रुपए किलो हो गया नमक, मान लो 10 रुपए किलो हो गया, सस्ता हो गया ना, या चलो 20 रुपए किलो हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है, सस्ता हुआ। अब सस्ता होने से हमें कितना खरीदना है? 20 दूनी 40, ठीक? अगर हम नमक की मात्रा फिक्स रखें, लेकिन हम नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम 45 रुपए का नमक खरीद लेते हैं, तो यहां पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा। अगर हम 45 का नमक खरीद रहे हैं तो ये पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना? तो इसकी मात्रा में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक तरीके से आय बढ़ गई है, किसके संदर्भ में? वही वस्तु के संदर्भ में, ठीक है, उसकी खरीदने की कैपेसिटी में वृद्धि हो गई है। हालांकि कैपेसिटी में वृद्धि उसकी एक्स के संदर्भ में हुई है और वाई के संदर्भ में भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये हुआ है इन्वॉल्व कि उसकी जो खरीदने की कैपेसिटी चेंज हो गई है, एक चीज़ पे पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है, उसकी वजह से उसे कुछ पैसा बचेगा। अब उस पैसा जो बचा है उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी चेंज हुई है, ठीक, वो है आय प्रभाव। वो क्या कहलाएगा? आय प्रभाव। दूसरी चीज़ क्या है कि इन दोनों के प्राइस रेशियो बदल जाएंगे। पहले कितना था? जैसे मान लो ये 50 रुपए का था, या मान लो ये 10 रुपए का था, ठीक है, और ये 25 रुपए का था। फिर ये क्या हुआ? ये 20 हो गया और ये 10 ही रहा। तो क्या हुआ? ये प्राइस रेशियो चेंज हो गए, ठीक। पहली चीज प्राइस रेशियो चेंज हुआ। प्राइस रेशियो चेंज होने का क्या मतलब है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में जो है, अब देखो वाई वस्तु का प्राइस चेंज नहीं हुआ है और एक्स वस्तु का प्राइस जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये तुलनात्मक रूप से जो सस्ती और महंगी होगी उसको हम कहेंगे, उसकी वजह से हम क्या करेंगे? अपना कंजम्पशन शिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर,
शिफ्ट करने को क्या कहते हैं? स्थान बदलना। ठीक है, हम x की जितनी मात्रा खरीद रहे हैं वो हम कुछ हिस्सा y का और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी में वृद्धि हुई है। अब वो बढ़ेगा या कम होगा ये हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बड़ा प्रभाव आता है वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन उससे पहले एक आध चीज़ और बता दे रहा हूँ। ये वस्तु x है, ये जो है वो बजट रेखा में परिवर्तन हो रहे हैं। बजट रेखा इधर की ओर जा रही है, मतलब x वस्तु जो है वो सस्ती हो रही है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पे हो, अब आप यहाँ पे हो और अब आप यहाँ पे हो, यानी इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम नॉर्मल गुड्स से डील कर रहे हैं। हम जो है वो नॉर्मल गुड्स से डील कर रहे हैं। यहाँ पे x वस्तु कैसी है? नॉर्मल है। पहले हम x की कितनी मात्रा खरीद रहे थे? OX1। अब कितनी खरीद रहे हैं? OX2। अब कितनी खरीद रहे हैं? और अब कितनी खरीद रहे हैं? तो ये कैसी गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स या ज़रूरत की वस्तुएं वो हैं जिनका आय प्रभाव निगेटिव नहीं होता है, जिनकी आय बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा था? गिफन गुड्स। दूसरी तरफ क्या थी? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन सी गुड्स हैं? वो गुड्स इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसकी इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, इनकम बढ़ने पे आदमी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदने लगता है और ख़राब क्वालिटी की चीज़ें त्याग देना शुरू कर देता है। तो वो जो ख़राब क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं जिनको आदमी इनकम बढ़ने पे त्यागता है, उनको क्या कहा जाता है? गिफन गुड। ठीक है, तो उनका प्राइस कंजम्पशन कर्व ऐसे नहीं होगा। उनका कैसे होगा वो भी बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। एक है वस्तु x जो गिफन है, ठीक है, और एक है वस्तु y जो नॉर्मल गुड है, सामान्य वस्तु है। दो वस्तुएं हमारे पास, एक है वस्तु x जो गिफन है, एक है वस्तु y जो नॉर्मल है। ठीक, अब क्या होता है, हमारे पास ये हमारा ये हमारी डिफरेंट OA, OA1, OA2, ठीक है, OA3 और OA4, ये क्या है? ये हमारी, ये मान लो B पॉइंट मान लो, BA, BA1, BA2, BA3, BA4, ये क्या है? ये हमारी बजट लाइंस हैं जो उधर की ओर शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे मान लो
उपभोक्ता इस बिंदु पे संतुलन में था पहले, उसकी इनकम कम थी और वो क्या कर रहा था, इतनी मात्रा खरीद रहा था एक्स की और इतनी मात्रा खरीद रहा था वाई की। अब क्या हुआ, ये थोड़ी सी वो हुई तो ये आया यहां पर, ठीक है। थोड़ी सी और जो है वो इधर की ओर गई, मतलब एक्स वस्तु थोड़ी और सस्ती हुई, तो अब ये किधर की ओर आ गया, अब ये आया इधर की ओर, ठीक। एक्स वस्तु और सस्ती हुई, अब इसका संतुलन हो रहा है इधर की ओर, और एक्स वस्तु और सस्ती हो रही है तो अब इसका संतुलन हो रहा है इधर की ओर। तो इन संतुलन बिंदुओं को अगर मिलाते चले जाओ, ठीक है, तो हमें किस तरीके का वक्र मिलेगा, ठीक है। यानी इस तरीके का एक वक्र हमें देखने को मिलेगा।